गुलाल बेचने वाले की होली। माधवपुर नाम का एक गांव था जहां नीरज अपने 10 साल के बेटे चिंटू के साथ रहता था। नीरज गांव में होली पर गुलाल बेचने का काम करता था। उसकी बांस की टोकरी में सजा हुआ था लाल, पीला, हरा, गुलाबी गुलाल, मगर उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। इस होली सबके जीवन में रंग है, बस मेरे हिस्से का रंग जैसे कोई चुरा ले गया हो। उसी समय उसका 10 साल का बेटा चिंटू दौड़ता हुआ आया। बाबा, इस बार आप मेरे लिए भी रंग लाओगे ना? अरे पगले, मैं तो खुद रंग बेचता हूँ, तेरे लिए क्यों नहीं लाऊंगा? ये मेरे बाबा मेरे लिए रंग लाएंगे। चिंटू बड़ा खुश था। अपने बेटे को खुश देखकर नीरज के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन फिर अगले ही पल वो पिछली होली की यादों में खो गया। पिछले साल की होली उसे याद आ गई। ओफो सोमा, तुम खाना बनाने के लिए क्यों उठ गए? मैंने कहा था ना, काम से आने के बाद मैं आकर बना लूंगा। तुम भी तो थके हुए आते हो, मैंने खाना बना दिया तो क्या हो गया? सोमा, तुम्हारी तबीयत खराब है, अगर एक दिन मैंने बना भी लिया तो क्या ही होगा। अच्छा ये बताओ, तुमने दवाई खाई या नहीं? नहीं बाबा, मम्मी की दवाई तो खत्म हो गई है। क्या कहा? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? आज तो जो कमाई हुई उससे तो मैं थोड़ा राशन ले आया, लेकिन कोई बात नहीं, कल जो गुलाल बेचकर पैसे आएंगे तब मैं आते आते तुम्हारे लिए दवाई ले आऊंगा। नीरज की पत्नी सोमा बीमार थी, जिसकी दवाई खत्म हो गई थी, लेकिन उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। नीरज ने सोचा कि इस बार गुलाल ज्यादा बिकेगा तो सोमा की दवाई ले आऊंगा। यही सोचकर वो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गुलाल की टोकरी लेकर निकल पड़ा। वो चलते चलते बाजार में चला गया। हे प्रभु, आज ज्यादा से ज्यादा मेरा गुलाल बिक जाए, जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाए और मैं सोमा के लिए दवाई ला पाऊं। बाजार में दुकानों के अंदर और रंग बिरंगी पिचकारियां और गुलाल लगे हुए थे, लेकिन नीरज की टोकरी में जो गुलाल थे उनके दाम दुकान वालों से थोड़े कम थे, जिस कारण कुछ ग्राहक उसके पास भी आ जाते। उस रोज भी वो इसी उम्मीद से गुलाल की टोकरी लिए बैठा रहा। तभी कुछ देर बाद उसके पास एक औरत आई। क्या कहा? 20 रुपए का गुलाल? ठीक है भैया, मुझे तुम ये वाला दे दो। वो औरत गुलाल ले ही रही थी कि तभी आसमान में बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगी। अरे बाप रे, लगता है बारिश जोरों की आने वाली है। मैं तो छाता भी नहीं लाई, कहीं बारिश आ गई तो हम दोनों ही ना भीग जाए। ऐसा कहकर वो औरत जल्दी से वहां से निकल गई। अरे रुकिए बहन जी, रुकिए, गुलाल तो लेती जाइए। तभी कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। नीरज भी अब अपनी टोकरी उठाकर पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर उसने सोचा कि थोड़ी देर में ये बारिश बंद हो जाएगी, तब वो फिर से गुलाल बेचने बैठ जाएगा। लेकिन उस रोज तो जैसे बारिश ने थमने से मना कर दिया था। सुबह से शाम तक लगातार बारिश होती रही और शाम को हार थक कर नीरज घर लौट आया। उसने देखा सोमा लगातार खांसे जा रही थी और चिंटू उसे गर्म पानी करके पीने को दे रहा था। माँ ये पानी पी लो ना, तुम्हें आराम आ जाएगा। माँ, कोई फायदा नहीं मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे जाने के बाद अपने बाबा को बिल्कुल तंग मत करना। तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सोमा? मैं और चिंटू तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। रखो, होली पर चिंटू को जरूर रंग लगाना। उसे कभी ये मत लगने देना कि उसके पिता रंग बेचते हैं पर उसके जीवन में रंग नहीं भर पाए। और अगली होली पर भी तुम उसके साथ वैसे ही होली मनाना जैसे हर साल मनाते थे, हंसी खुशी के साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई का इंतजाम करके आता हूँ। नीरज भागता हुआ अपने दोस्त चंदन के पास गया। चंदन भाई, मेरी मदद कर दे भाई। क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मुझे कुछ पैसे उधार दे दे ताकि मैं अपनी पत्नी के लिए दवाई ले सकूं। देख नीरज भाई, होली का त्योहार आने वाला है और त्योहार पर मेरे कई रिश्तेदार आएंगे, इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है। तो मैं ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, तो तुम ये थोड़े पैसे रख लो, इससे भाभी की दवाई आ ही जाएगी। शुक्रिया दोस्त। नीरज वो पैसे लेकर दवाई की दुकान पर गया और उसके लिए दवाई ले आया, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोमा इस दुनिया से जा चुकी थी और चिंटू रहा था। ये क्या हो गया बाबा? माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरे बच्चे, तेरी माँ हम दोनों को छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर चिंटू भी खूब रोया। फिर सोमा के जाने के बाद अब नीरज भी टूट सा गया था, लेकिन अपने बेटे के लिए उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और सब कुछ संभालने की कोशिश की।
ऐसे ही 1 साल बीत गया और इस साल भी उसने गुलाल की दुकान लगाई थी। नीरज के गांव में ही रहता था जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह। हर साल उसके घर पर बड़ी होली की तैयारी थी। उनके बेटे रोहन और उसकी टोली रंगों से खेल रही थी। रोहन ने अपने दोस्त से कहा, चलो उस नीरज से सस्ता गुलाल खरीद कर लाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। अब वो सभी उसके पास पहुंचे। नीरज के पास आकर रोहन बोला, अरे ओ रघु, इस बार गुलाल कैसा है? बाबूजी, इस बार खुद बनाकर लाया हूँ, फूलों के रंगों से बनाया है। अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, बस सस्ता होना चाहिए। ला दे इधर। फिर नीरज ने चुपचाप पैसे लिए। उसी समय एक बूढ़ी औरत आई। बेटा थोड़ा सा गुलाल दे दे, मेरे पास पैसे तो नहीं है पर पोते को लगाना है, वो बेचारा कब से बिना रंग के बैठा हुआ है। फिर नीरज ने बिना सोचे एक मुट्ठी गुलाल उसकी हथेली में रख दिया। लो अम्मा, ले जाओ, आज होली है और ये सबको मनानी चाहिए। जाओ अपने पोते को रंग लगा दो जाकर। अरे नीरज, अगर तू ऐसे मुफ्त में बांटता रहेगा तो खुद तो तू भूखा मरेगा। बाबूजी, रंग बांटने से कभी कोई गरीब नहीं होता और उनकी जरूरत थी। हमें क्या भाई, तुझे भूखा मरना है तो मर। फिर कुछ देर बाद नीरज भी घर आ गया। चिंटू उदास बैठा था। अरे अरे, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? बाबा, सब बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, मेरे पास तो पुराने ही हैं और माँ भी नहीं है जो मेरे लिए गुजिया बनाए। आपको पता है पड़ोस के घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है सुमन चाची गुजिया बना रही हैं। ये बात सुनकर नीरज का दिल टूट गया। फिर उसने मन ही मन ठान लिया, मैंने अपनी पत्नी को वादा किया था कि मैं उसे बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगा और इस बार अपने बेटे की होली को मैं रंगीन जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अगली सुबह नीरज फिर रंग बेचने के लिए निकल गया। उस रोज चिंटू भी उसके साथ गया। वो टोकरी लिए बैठा हुआ था। उस रोज उसके पास कम ग्राहक थे कि तभी अचानक हवा चली और उसकी टोकरी उलट गई। उसका सारा गुलाल मिट्टी में मिल गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बाबा, अब मेरी होली। फिर उसी समय वही बूढ़ी अम्मा आई। बेटा, तूने मुझे बिना पैसे के रंग दिया था, ये लो, मैं घर से थोड़े फूल लाई हूँ, इनसे फिर रंग बना ले। तुम बहुत दयालु हो नीरज, सबकी मदद करते हो। नीरज भी गांव वालों की मदद किया करता था। अब धीरे धीरे गांव के कुछ लोग भी उसकी मदद के लिए आ गए। नीरज भाई, तुम हर साल सबको रंग देते हो, आज हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठाकुर प्रताप सिंह को जब ये बात पता चली तो वे खुद नीरज के पास आए। नीरज, आज मैंने देखा पूरे गांव ने तेरे लिए हाथ बढ़ाया। तूने सालों से सबके जीवन में रंग बांटे हैं। आज से तेरी दुकान मेरे खेत के सामने पक्की बनेगी और उसमें तू अब गुलाल के साथ साथ और सामान भी बेच सकेगा और इन सब का खर्चा मैं दूंगा। मालिक, लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि आज तूने हमें सिखाया कि असली रंग गुलाल में नहीं, दिल में होते हैं। तूने हमेशा से इस गांव के लोगों की मदद की है, कभी आग लगे हुए घर से परिवार को सुरक्षित निकालते, कभी मुफ्त में गुलाल बांटते। अब आज तुझे हमारी जरूरत है तो हम सब तेरी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर नीरज बड़ा खुश हुआ। फिर अगले दिन गांव में होली मनाई गई। नीरज ने चिंटू को नया कुर्ता पहनाया। फिर चिंटू ने गुलाल उठाया और नीरज के गाल पर लगा दिया। होली है बाबा। नीरज ने भी उसे गुलाल लगाकर गले से लगा लिया। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये दिलों को जोड़ने का, दुखों को बांटने का और खुशियां फैलाने का त्योहार है। किसी गांव में एक बहुत ही खूबसूरत फास्ट फूड वाली ने अपने ठेले के साथ एंट्री मारी। उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उसे देखते ही गांव के सभी छिछोरे लड़के, यहाँ तक कि बुढ़े भी उसके पीछे लग दिए। बर्गर, मोमोज, पिज्जा खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मेरे फास्ट फूड खाकर मजा ही आ जाएगा। आ जाओ, जल्दी आ जाओ गाँव वालों। अरे यार चम्मक चल, जरा धीरे चल, इस उम्र में अब चला नहीं जाता। रुकोगी नहीं तो हम तुम्हारा फास्ट फूड खाएंगे कैसे? चाचा, तुम्हारी पोती की उम्र भी मेरी दादी से कई गुना बड़ी होगी, अभी तक आपके अंदर का ठरकपन नहीं गया। अरे चम्मक चल, चाचा का छोड़ो, हम सबको जल्दी से फास्ट फूड खिलाओ। और क्या, तुम तो जानती हो सुबह होता ही हम सभी गांव वाले तुम्हारा फास्ट फूड का ही तो इंतजार किया करते हैं। तुम सब लोग मेरे फास्ट फूड को पसंद करते हो, इस बात के लिए मैं तुम सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ। लेकिन अब बिना मेरे फास्ट फूड के अपना दिन बिताने की आदत डाल लो, क्योंकि मेरी शादी तय हो गई है। मैं आज यहाँ आखिरी बार आई हूँ। नहीं। शालू उसी वक्त अपना फास्ट फूड का ठेला लेकर अपने घर वापस आ गई। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और एक छोटा भाई था।
घर जाकर शालू ने सारी बात अपनी माँ को बताई। शालू बेटा, तुमसे और तुम्हारे फास्ट फूड से हर कोई इतना प्यार करता है कि तेरे जाने की खबर सुनकर कोई भी भगवान को प्यारा हो सकता है। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जब तू इन सबको छोड़कर चली जाएगी तो हम सब कैसे रहेंगे। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं जहाँ इंटरव्यू देने गया था वहां मेरी नौकरी भी लग गई है। अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं वैसे भी अब दीदी को काम नहीं करने देता। दीदी ने मुझे पढ़ा लिखा दिया है, ये क्या कम है। खैर, कुछ ही दिनों बाद शालू की शादी राजेश नाम के एक लड़के वक्रतुंड के साथ हो महाकाय गई। सूर्यकोटि किसी फैक्ट्री में संप्रभा छोटी-मोटी नौकरी निर्विघ्नं करता था। कुरु मे उसकी देवः भी सिर्फ माँ के अलावा सर्वकार्येषु कोई नहीं सर्वदा। था। सुहागरात वाली रात राजेश और शालू आपस में बातें कर रहे थे। शालू, तुम्हें पता है मेरी हालत देखकर कोई भी अपनी लड़की मुझे नहीं देना चाहता था। अरे, तो ये बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? कुछ तो कमी होगी तभी तो मना किया। अब राजेश इतना सुनकर हक्का बक्का रह गया। शालू तो शुरू से ही चुलबुली नेचर की थी। थोड़ी देर बाद शालू ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी ना जाने कितना सीरियस हो जाते हो। देखो, तुम भी गरीब, मैं भी गरीब, इसलिए हम दोनों की खूब जमेगी। चलो जल्दी से सुहागरात मना लेते हैं, फिर सो जाते हैं। सुबह उठना भी तो है जल्दी। शालू का हंसमुख स्वभाव देखकर राजेश को बहुत खुशी हुई। अगले दिन सुबह सुबह उठकर शालू ने सबके लिए बर्गर, पिज्जा, मोमोज, समोसे, पकौड़े ये सब बना दिए। राजेश और उसकी सास को शालू के हाथ के बने फास्ट फूड बहुत पसंद आए, जिसे खाने के बाद उसकी सास ने कहा, बहू, अब मुझे पता चल गया कि तेरे गांव में तेरे फास्ट फूड के लोग दीवाने क्यों थे। माँ, आपको शायद पता नहीं है, जब ये बात शालू के गांव में सबको पता चल गई कि उसकी शादी तय हो गई है, तब एक बेचारे इंसान की तो जान ही निकल गई। अरे वो घटना याद मत दिलाओ। उस घटना को जब भी याद कर लेती हूँ तो मुझे बहुत डर लग जाता है। इतना भी प्यार अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही खुशी खुशी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शालू हंसमुख स्वभाव की थी तो उसकी अपनी सास के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक शाम को शालू की सास ने उससे कहा, बहू चलो आज हम दोनों सब्जी मंडी चलते हैं, सब्जी ले आते हैं। शाम को लौटते समय उसकी सास शालू को पूरा गांव दिखा रही थी। तभी अचानक उस गांव के कुछ लड़के शालू का पीछा करने लगे और अचानक बोल पड़े, अबे वो देख, फास्ट फूड वाली दीदी। अरे फास्ट फूड वाली दीदी, अरे सुनो तो, अरे फास्ट फूड वाली दीदी सुनो ना। अरे ओ फास्ट फूड वाली दीदी, हम आपको ही बुला रहे हैं। शालू और उसकी सास ने पलटकर पीछे देखा तो बहुत सारे लड़के उसे ही आवाज लगा रहे थे, दीदी आप तो वही हो ना जो उस गांव में फास्ट फूड लगाया करती थी। आप यहाँ कैसे? मेरी शादी इस गांव में हुई है, ये मेरी सासू माँ है, लेकिन मैं तो अपने मायके वाले गांव में फास्ट फूड लगाती थी। तुम लोग मुझे कैसे जानते हो? अरे दीदी, उस गांव में हमारी बहुत रिश्तेदारी है। हम वहाँ बस इसीलिए जाते थे ताकि आपके हाथों के बने फास्ट फूड खा सके। दीदी हमें फास्ट फूड खिलाओगे ना? लड़कों, अब इसने फास्ट फूड का काम बंद कर दिया है, शादी हो गई है ना। हाँ लड़कों, अब मैंने वो काम बंद कर दिया है। दीदी चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके हाथों का फास्ट फूड तो खाकर ही रहेंगे। हाँ। इतना बोलकर सभी लड़के वहाँ से चले गए। इधर शालू भी अपनी सास के साथ वापस घर आई तो देखा राजेश पहले से ही घर में उदास बैठा था। अरे बेटा, आज तू जल्दी आ गया। मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में ताला लग गया। मैं सुबह से कई दुकानों में काम ढूंढता रहा पर मुझे काम नहीं मिला। हम गरीबों की जिंदगी में यही होता है बेटा, पल भर के लिए खुशियां आती हैं और जिंदगी भर के लिए गम देकर चली जाती हैं। देखिए, आप लोग ऐसी दुख भरी बातें मत किया कीजिए। ऐसे तो मेरी जिंदगी में भी बहुत तकलीफें आई। मेरे पिताजी गुजर गए, लेकिन फिर भी एक लड़की होकर मैंने अकेले दम पर अपने परिवार को संभाला और अपने दम पर अपनी शादी की। आप तो फिर भी मर्द हो। शालू, मैंने सपना देखा था कि शादी के बाद पैसा इकट्ठा करके हम एक बहुत अच्छा पक्का मकान बनवाएंगे, लेकिन जब नौकरी ही चली गई तो ये सपना अधूरा ही रह गया। तभी अचानक कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। उसकी सास ने जाकर दरवाजा खोला। पूरे गांव के बूढ़े बुजुर्ग इकट्ठा थे। आप सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? मेरे बेटे ने कोई गड़बड़ कर दी क्या? बेटे ने नहीं, बल्कि आपकी बहू ने गड़बड़ किया है। इन लड़कों ने बताया कि आपके घर जो बहू आई है वो वही फेमस फास्ट फूड वाली है। हाँ हाँ, वही है मेरी बहू, लेकिन अब उसने फास्ट फूड का काम करना बंद कर दिया है। उसकी शादी हो गई है, मैंने बताया था इन लड़कों को। शालू इन सबसे परेशान भी थी और इतना प्यार देखकर खुश भी थी। फिर एक रात शालू ने राजेश से कहा, मेरे मन में एक आइडिया आया है, अगर कहिए तो बताऊं? हाँ बताओ शालू। मुझे नहीं पता था कि इस गांव में भी मेरे फास्ट फूड के दीवाने होंगे, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। यहीं घर के बाहर फास्ट फूड की एक दुकान लगाते हैं। मैं अंदर से बनाकर आपको दिया करूंगी, आप बाहर बेचते रहना। क्योंकि जब बिना दुकान लगाए ही हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है, तो सोचिए दुकान लगाने के बाद क्या हाल होगा। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है।
शालू, तुमने सोचा तो बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन घर की बहू से हम काम कैसे करवा सकते हैं? तभी वहां पर उसकी सास भी आ गई। शालू ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आप ही अपने बेटे को समझाइए। मैं इस घर की सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी हूँ, इस घर की सदस्य हूँ, और वैसे भी मैं बाहर सड़क पर खड़ी होकर थोड़ी ना फास्ट फूड बेचूंगी जो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मैं घर के अंदर बनाकर देती रहूंगी, आप बेचते रहना। राजेश बेटा, मुझे लग रहा है बहू बिल्कुल सही कह रही है, उसे फास्ट फूड का काम करने दे। अब राजेश और शालू ने फास्ट फूड का बिजनेस शुरू किया और अगले दिन से ही सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उसकी फास्ट फूड की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, जिससे 6 महीने के अंदर ही राजेश का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।